कासगंज में दुकानदार पर फायरिंग हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। फर्नीचर के रुपए मांगने पर गोली चली, दुकानदार और परिजनों पर फायरिंग हुई है। पथराव भी हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कासगंज के हिदायत नगर की यह घटना है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, घर की छत पर एक शख्स मौजूद है जो कि लगातार पत्थरबाजी कर रहा है और इसी पर गोलीबारी के भी आरोप लगे हैं। तो कासगंज में दुकानदार पर फायरिंग हुई। फर्नीचर के रुपयों को लेकर ये दुकानदार और परिजनों पर फायरिंग हुई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं देवरिया से। अगली खबर, जहां पर जमीन विवाद को लेकर मारपीट हो गई, तोड़फोड़ हुई और इसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात कर देना पड़ा है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के तेंडुआ गांव का यह मामला है। प्लॉटिंग की जमीन को लेकर बवाल हुआ था। खबर उन्नाव से, जहां हसनगंज कोतवाली में तैनात एक सिपाही ने ड्यूटी के दौरान सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। गोली चलने की आवाज से थाना परिसर में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सिपाही को अस्पताल ले जाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए सिपाही को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान सिपाही की जान चली गई। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। आपको बता दें, मृतक देवांश तेवतिया बुलंदशहर का रहने वाला है। 2019 में आरक्षी पद पर तैनात हुआ था। इधर हाथरस पुलिस ने अवैध हथियार के साथ वायरल वीडियो से संबंधित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कब्जे से एक अवैध पौनिया, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद किया। आपको बता दें, 24 तारीख को अवैध हथियार के साथ इस शख्स का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने यह एक्शन लिया। और अगली खबर मथुरा से, जहां पुलिस ने तमंचा फैक्ट्री का खुलासा किया। मौके से पुलिस ने एक शातिर को गिरफ्तार किया है। दरअसल गोवर्धन पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री यहां पर चलाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने रेड डाली। घर में संचालित हो रही थी तमंचे की फैक्ट्री, जिसे पुलिस ने बंद करवाया और साथ ही इस फैक्ट्री को चलाने वाले शातिर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, तमंचा बनाने की सामग्री अपने कब्जे मिली है। देखिए, गोवर्धन पुलिस को काफी दिन से सूचना मिल रही थी कि अवैध असलहा बनाया जा रहा है। इस पे पुलिस टीम के द्वारा अपने मुखबिर को मामूर किया गया था। पुलिस टीम को सूचना मिली कि ग्राम देवसेरस में एक मकान में जो अवैध शस्त्र बनाने का जो है धंधा चल रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा जब उस मकान को चेक किया गया तो वहां से पुलिस टीम को एक अभियुक्त दिगंबर, जो कि देवसेरस का रहने वाला है, वो मिला। बुलंदशहर में आलू व्यापारी को बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। व्यापारी के सिर में गोली मारी गई है। इस घटना के बाद से आसपास में हड़कंप मच गया। यह घटना उस वक्त की है जब व्यापारी मंडी से 1.5 लाख रुपए की पेमेंट लेकर घर लौट रहा था। पुलिस शातिर बदमाशों की तलाश में है। मौसमगढ़ गांव के पास ये वारदात हुई है। आज दोपहर थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के चौकी मंडी क्षेत्र में एक शव बरामद हुआ है। यह जंगल ग्राम मौसमगढ़ से औरंगाबाद संपर्क मार्ग पर गुप्ता सरिया ढलाई फैक्ट्री के पास बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया शव का मुआयना किया गया और मुआयने के दौरान यह प्रतीत होता है कि इसकी गोली मारकर हत्या की गई है। शव की पहचान फखरुद्दीन शनाफ वहीउद्दीन निवासी औरंगाबाद के रूप में की गई है। 302 IPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। इधर योगी सरकार का पेपर लीक के खिलाफ कड़ा एक्शन। पेपर लीक के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट के दौरान कैबिनेट में अध्यादेश पर मुहर लगाई गई। 2 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। अध्यादेश में 1 करोड़ के जुर्माने का भी प्रावधान है। उचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 को प्रख्यापन प्रस्तावित किया जा रहा है। उक्त परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा लोक सेवा आयोग,
उत्तर प्रदेश सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, विश्वविद्यालय प्राधिकरण या निकाय या उनके द्वारा नामित संस्था भी इसमें सम्मिलित है। उसमें किसी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं, नियमितीकरण या पदोन्नति वाली परीक्षाएं या डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्रों, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रवेश परीक्षा पर भी लागू होगा। फर्जी प्रश्न पत्र बांटना, फर्जी सेवा योजना वेबसाइट बनाना इत्यादि दंडनीय अपराध बनाए गए हैं। अधिनियम प्रावधानों के उल्लंघन के लिए न्यूनतम 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का दंड तथा 1 करोड़ रुपए तक के दंड का प्रावधान किया गया है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा और आरओ में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अब योगी सरकार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लेकर आई है, जिसे आज योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में मंजूरी भी मिल गई है। इस अध्यादेश के तहत उत्तर प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं में जो लोग पेपर लीक कराएंगे उन्हें 2 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा दी जाएगी और साथ ही 1 करोड़ के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, इस दौरान पेपर लीक या किसी अन्य माध्यम के जरिए परीक्षा को प्रभावित करने वाले साल्वर गैंग से उस परीक्षा के पूरे खर्च को अदा किया जाएगा, उनकी संपत्तियों की कुर्की की जाएगी और साथ ही पेपर लीक और इस तरह की घटनाओं में शामिल सेवा प्रदाता कंपनियों को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। कैमरामैन अनिल मौर्य के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। 18वें लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 3 जुलाई तक चलने वाले सत्र के शुरुआती 2 दिन नए सांसदों को शपथ दिलाई जा रही है। आज 264 नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली। आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बीजेपी सांसदों की हैं। प्रोटेम स्पीकर ने एक एक कर सभी सांसदों को शपथ दिलाई। तो ये तस्वीरें आप देखिए। छत्रपाल गंगवार जो कि बरेली से बीजेपी सांसद हैं, अरुण गोविल जो कि मेरठ से बीजेपी सांसद बने हैं इस बार, हेमा मालिनी तीसरी बार मथुरा से बीजेपी सांसद, वहीं महेश शर्मा जो कि गौतम बुद्ध नगर से तीसरी बार बीजेपी सांसद और साक्षी महाराज उन्नाव से बीजेपी सांसद, रवि किशन गोरखपुर से दूसरी बार सांसद बने हैं और उन्होंने भी सांसद पद की शपथ ली। आज प्रोटेम स्पीकर ने इन्हें शपथ दिलवाई। तो आज लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में यादव परिवार ने भी शपथ ग्रहण किया। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव और अक्षय यादव ने शपथ ली। ये तस्वीरें जहां पर यादव परिवार के ये 5 सदस्य शपथ लेते आपको दिख रहे हैं। अखिलेश यादव जो कि कन्नौज से सांसद बने हैं, डिंपल यादव मैनपुरी से जीत कर आई हैं, वहीं अक्षय यादव जो फिरोजाबाद से एसपी सांसद हैं, आदित्य यादव बदायूं से जीत कर आए हैं और धर्मेंद्र यादव जिन्होंने आजमगढ़ से जीत हासिल की है। तो यादव परिवार के ये 5 लोग आज शपथ लेते एक साथ नजर आए। तो यूपी के सभी एसपी सांसदों ने आज शपथ ली। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद और कैराना सांसद इकरा हसन ने भी शपथ ली। मैं अवधेश प्रसाद जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद जो कि फैजाबाद से सांसद बने हैं, इन्होंने बीजेपी कैंडिडेट अजय लल्लू को मात देते हुए जीत हासिल की फैजाबाद से। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद कैराना से आप देख रहे हैं उन्हें शपथ लेते हुए। कांग्रेस सांसदों को भी प्रोटेम स्पीकर ने सांसद पद की शपथ दिलाई। आपके टीवी स्क्रीन पर अब आपको दिखाते हैं कांग्रेस के तमाम सांसद जो आज शपथ लेते हुए दिखे। किशोरी लाल जो कि अमेठी से सांसद बने हैं, केएल शर्मा, राहुल गांधी रायबरेली से इस बार सांसद हैं, इमरान मसूद सहारनपुर से सांसद। कांग्रेस के ये 3 सांसद जो कि हाथ में संविधान की प्रति लेकर इन्होंने सांसद पद की शपथ ली। राहुल गांधी, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.
18वें लोकसभा के स्पीकर के चयन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच ठन गई है। अब लोकसभा स्पीकर का फैसला चुनाव के जरिए होगा। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए की ओर से बीजेपी सांसद ओम बिरला उम्मीदवार हैं, तो वहीं आईएनडीआईए ब्लॉक की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद के सुरेश उम्मीदवार हैं। कल 11 बजे स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी। इससे पहले प्रोटेम स्पीकर के लिए भी सरकार और विपक्ष के बीच तकरार दिख चुकी है। दरअसल विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद की डिमांड कर रहा था और इसी के बाद से तकरार की शुरुआत हो गई। कांग्रेस का कहना है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा रही है, जिसका पालन मौजूदा सरकार को भी करना चाहिए। हालांकि बहुमत साफ तौर पर एनडीए के साथ है। इधर पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने स्पीकर पद के लिए प्रत्याशी उतारने को लेकर विपक्ष पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। जो है सर्वानुमति से होता है और माननीय राजनाथ सिंह जी को इनकी पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी ने से बात भी हो गई। उसके बाद इन लोगों ने दूसरी चाल चली और फिर अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। आज लोकसभा के चुनाव में भी ये दुष्प्रचार से बाज नहीं आए। पहले हां करके और फिर लोकसभा में प्रत्याशी उतार देना, मैं समझता हूं इनकी धोखाधड़ी की जो राजनीति थी वो परवान पे चढ़ रही है। इसी बीच एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी जब संसद के अंदर सांसद पद की शपथ ले रहे थे तो उन्होंने जय भीम जय तेलंगाना के साथ ही जय फलस्तीन का नारा लगाया और इसके बाद संसद में हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी ने ओवैसी के जय फलस्तीन वाले नारे का विरोध किया, जिसके बाद संसद की कार्यवाही से जय फलस्तीन शब्द को हटा भी दिया गया। इस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं, इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम जय मीम जय तेलंगाना जय फलस्तीन तकबीर अल्लाहु अकबर। और ओवैसी की शपथ मामले पर यूपी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। वादी के रूप में काम करें तो ये उसकी जिंदाबाद करेंगे और हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक यदि अच्छा काम करे और हिंदुस्तान जिंदाबाद करें तो ये विरोध में नारे लगाएंगे। ये महाबेईमान, ये महाठगबंधन के लोग हैं। इनसे यही तो मेरा कहना है। बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा था, आदरणीय मोदी जी अगर 2014 में ना आते तो ये इसको कांग्रेस मुस्लिम कंट्री बना देती। तो इसलिए ऐसे लोगों को बढ़ावा देना, मैं तो कह रहा हूँ सबसे पहले इनकी सदस्यता, सांसद सदस्यता रद्द करनी चाहिए, क्योंकि ओबीसी जो है देशद्रोही आदमी है, देशद्रोही काम करते हैं। इधर गोरखपुर में लोकतंत्र रक्षक सम्मान कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की। यह कार्यक्रम आपातकाल के 50वें साल के मौके पर आयोजित किया गया था। सीएम योगी ने बताया कि कांग्रेस ने 50 साल पहले देश पर आपातकाल थोपा था। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र का गला घोटने के लिए इस तरह से कदम उठाया था। कभी कोई परहेज नहीं किया कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटने से। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने धारा 370 जबरन संविधान में डाला। भारत के अंदर आतंकवाद की नींव डालने का काम कांग्रेस ने ही किया। तो इस तरह से कई कड़े प्रहार सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कांग्रेस पर किए गए। कांग्रेस ने आज से 50 वर्ष पहले आपातकाल थोपा। यह लोकतंत्र और संविधान को कुचलने की एक पराकाष्ठा थी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने आजादी के तत्काल बाद लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया हो। जब भी कांग्रेस को अवसर मिला, कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटने से कभी कोई परहेज नहीं किया। याद करिए, देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत के जिस संविधान ने हम सबको एक व्यवस्था दी और स्वतंत्र भारत में जिस संविधान के माध्यम से हम संपूर्ण भारत को एकता और एकात्मता के सूत्र में बांध करके आगे ले जा सकते हैं, इस भारत के लिए जो संविधान हमें प्राप्त हुआ था, आजादी के कुछ ही यानी संविधान लागू होने के कुछ ही दिनों के बाद कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने धारा 370 जबरन
भारत के संविधान में डाल करके भारत के अंदर आतंकवाद की नींव डालने का काम किया था। लखनऊ में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इमरजेंसी के 50 साल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया और कहा कि आज के दिन 1975 में संविधान की हत्या हुई थी, देश को जेल खाना बना दिया गया था। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज ही के दिन 1975 में संविधान के साथ जो हत्या करने का काम उन्होंने किया और इमरजेंसी लगाई और विपक्ष के नेताओं को जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी से त्यागपत्र की बात कही, क्योंकि उनको संसद की सदस्य नहीं रही थी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर, तो उन्होंने त्यागपत्र की मांग की। तो हमारे विपक्षी दलों की बात को श्रीमती इंदिरा गांधी ने कुचलने का काम किया और इमरजेंसी लगाई और बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। पूरे देश को एक जेल खाने में तब्दील तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी आज उन सभी लोकतंत्र सेनानियों का हम लोग लगातार प्रतिवर्ष उनका सम्मान करते हैं। आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर बीजेपी काला दिवस मना रही है। सिद्धार्थनगर में बीजेपी ने काला दिवस पैदल यात्रा निकाली। सनई चौराहे से बीजेपी कार्यालय तक ये पैदल यात्रा निकाली गई। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने सत्ता के लिए देश के संविधान को, लोकतंत्र की हत्या किया और उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी, जिसका विश्वास लोकतंत्र में है, संविधान में है, वह संघर्ष भी की। आपातकाल खत्म हुआ और तब से हम लोग इस दिवस को 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। इधर उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र शर्मा मुरादाबाद पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस पर आपातकाल को लेकर हमला बोला। मेरा आपातकाल के कार्यक्रम में ही मैं बिजनौर के कार्यक्रम में संगठन के निर्देश पर गया था और उसी कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद मैं अभी मुरादाबाद में 1 घंटे के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेन है 1 घंटे के बाद। उस नाते मैं आया हूँ और देश के स्वतंत्र भारत के इतिहास में लोकतंत्र की हत्या करने का यदि सबसे कुत्सित कार्य और सबसे कुत्सित प्रयास किसी ने किया था, वो कांग्रेस की सरकार में उनकी तत्कालीन नेत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था, देश के अंदर आज ही के दिन आपातकाल लगाकर। इधर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बड़ा दावा किया। सत्येंद्र दास के दावे के मुताबिक पहली ही बारिश में राम मंदिर की छत से पानी टपकने लगा है, अंदर जल भराव हो गया है। उधर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा इसे खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर परिसर में पानी के लीकेज की खबर गलत है। गर्भगृह के सामने जो दर्शन स्थल है, जहाँ लोग बैठते हैं और पुजारी जो नए हैं बैठते हैं, जहाँ पूजा पाठ होती है, उसके बगल में से ही जो दर्शन स्थल है, जो वीआईपी दर्शन है, यहाँ सब में पानी इस वर्ष का जो बरसात हुई है, इसमें पानी भर गया था। एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, इसलिए आवश्यक है क्योंकि कुछ समाचार पत्रों में ये बात निकली कि पानी जो है वर्षा ऋतु में लीकेज हुआ, जिस कारण से गर्भगृह में या अन्य स्थानों पर गिरा। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने स्वयं निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद ये स्पष्ट था कि गर्भगृह में कोई पानी नहीं था। अभी गुरुमंडप जो है वो आप सभी जानते हैं कि वो अभी गुरुमंडप की जो छत है, गुंबज है, वो तो अभी पूर्ण हुई नहीं है, क्योंकि वह तो द्वितीय तल पे जाकर के पूर्ण होगी।
यूपी में बदमाशों की खैर नहीं है। आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पुलिस का एक्शन आज देखने को मिला। बलरामपुर में पुलिस की गौ तस्करों से एनकाउंटर हुआ है और उसके बाद पुलिस ने 6 गौवंशीय बरामद किए। यहां से मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर की खबर। 5 शातिरों को यहां पर गिरफ्तार किया गया। मेरठ के थाना लिसाड़ी के क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ है। आखिरी तस्वीर हापुड़ की है जहां पर पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। मेरठ में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर टूरिस्ट बस पलट जाने से कई यात्री जख्मी हो गए। बस ड्राइवर की आंख लगने से यह हादसा हुआ। आशंका यही जताई जा रही है। हादसा थाना परतापुर क्षेत्र में हुआ है। ये बस हरिद्वार से दिल्ली जा रही थी। बस में तकरीबन 50 लोग सवार थे। ये रात को 3:52 पर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि एक बस जो हरिद्वार से दिल्ली की तरफ जा रही थी, ये बाईपास पर एक कट पड़ता है, उसके पास ये पलट गई है। इसमें कुछ जो सवारी थे वो घायल हो गए थे। सभी घायलों को पुलिस के द्वारा नज़दीकी सुभारती मेडिकल कॉलेज वहाँ भर्ती कराया गया था। कुछ लोग उसमें डिस्चार्ज होकर चले गए हैं, कुछ लोग अभी भी भर्ती हैं। तो 10 के आसपास जो लोग हैं जो वर्तमान में वहाँ पर उपचाराधीन हैं और सभी की हालत जो है वर्तमान में खतरे से बाहर है। और एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर, आईएएस सुभाष एलवाई ने इतिहास रच दिया है। विश्व पैरा बैडमिंटन रैंकिंग पुरुष एकल वर्ग में टॉप पर पहुंच गए हैं और इस तरह से आईएएस सुभाष एलवाई विश्व पैरा बैडमिंटन के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि, फ्रांस के लुकास मंजूर को उन्होंने पछाड़ा है। नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं आईएएस सुभाष एलवाई। और इधर अमेठी में दर्दनाक हादसा सामने आया। आग के बाग में 2 आम का बाग था जहां पर 2 युवकों की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। दोनों युवक रिश्ते में चचेरे भाई हैं। मामला जामू थाना क्षेत्र के लोरिकपुर गांव का है। आम बीनने पहुंचे थे तभी तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसके चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।